नमस्कार, आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ साझा करेंगे इस बुलेटिन के जरिए, और जो अभी तक की बड़ी घटनाएं सामने आई हैं उनकी बात आपके साथ करेंगे। देखिए, कल देर रात आप कहिए कि एक दुखद समाचार मिला था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री, उनका निधन हो गया था। और इस आकस्मिक निधन के कारण जो आज पूरा दिन अलग अलग तरह की, क्योंकि आज अंतिम विदाई उनको दी गई, वहाँ जो पैतृक गांव है हरोली में, वहाँ अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वहाँ खुद पहुंचे थे, कई मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी विधायक और वो सब वहाँ पहुंचे थे। बहुत सारे लोगों ने उनसे बात करके सांत्वना व्यक्त की है। और ये भी आपको बताएंगे कि ये पूरा इंसिडेंट था क्या, कल जब ये चीज़ बाहर आई कि उनकी निधन हो गया, उसकी वजह क्या थी, कैसे उनको लास्ट मिनट पे बचाने की कोशिश की गई, और हेल्थ स्टैंडर्ड्स पहले से खराब थे या अचानक कुछ दिक्कत आई थी। इन सारी चीज़ों की बात भी करेंगे। लेकिन आज इसके साथ साथ जो बाकी बातें हैं उन पे भी आएंगे, और उन सारे मामलों की जानकारी आज आपको देंगे जो आज इस बुलेटिन के जरिए जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट सत्र है वो एक दिन एक्सटेंड किया गया है, और एक दिन मतलब 10 फरवरी जिसके लिए लास्ट डे डिसाइड किया गया था, और उसमें एक पे कमीशन को लेकर बात हुई है। अगला पे कमीशन क्यों भारत सरकार बनाना नहीं चाहती, या बनाएगी तो बनाएगी कब बनाएगी। और दूसरा, पंजाब सरकार जिसके पे कमीशन को हिमाचल अपने यहाँ लागू करता है, क्योंकि हिमाचल अपना पे कमीशन नहीं बनाता। तो इन दोनों चीजों की, एक तो जो राज्यसभा में जवाब दिया गया है उसकी बात, दूसरा जो पंजाब ने पिछला पे कमीशन लागू करते हुए एक बात कही थी, वो दोनों चीजें में आपको रिलेट करके बताएंगे। दाखिले की उम्र बढ़ गई है बच्चों के दाखिले की, और ये पिछले से पिछली कैबिनेट, एक कैबिनेट कल थी, इससे पिछली कैबिनेट में ये डिसीजन हुआ था। और इस डिसीजन के बाद अब क्या हुआ है कि जो डिसीजन कैबिनेट में हुआ था उसमें भी एक बदलाव कर दिया गया है, और इस बदलाव की जानकारी आपको देंगे कि ये बदलाव क्या है, और इस बदलाव के कारण जो इस सेशन की जो एडमिशन है वो किस तरह से होगी, और इस सेशन की जो एडमिशन है उसको लेकर क्या बदलाव जो है किया गया है, एक ये बात कर लेंगे। साथ में बात करेंगे JOIT 817 और जो बाकी अभ्यर्थी हैं जो शिमला धरना देने आए थे, और छोटा शिमला में ये इन्होंने रात को इतनी प्रचंड ठंड के बीच में धरना दिया भी, लेकिन इस धरने के बाद आज इनको वहां से उठा दिया गया है। उसका रीजन क्या था, और इनका अगला जो रणनीति है अब वो क्या है, वो सारी चीजें आज आपके सामने बताएंगे। और साथ में ये जानकारी भी देंगे कि अब जो पेंडिंग भर्तियों का मामला है, खासकर जब कैबिनेट सब कमेटी राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई है, इस कैबिनेट सब कमेटी के बनाने के बाद अब पेंडिंग भर्तियों के मामले में अगला रास्ता क्या दिख रहा है, इन सारी चीजों की बात भी करेंगे। इसके साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आप समझिए जो आज हम करेंगे आपके साथ, वो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की। कल जब हम बात कर रहे थे तो इसको लेकर बहुत सारी क्वेरी और चीज़ें सामने आ रही थी कि क्यों ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का मामला रुका हुआ है और क्यों नहीं हो रहा है, तो वो भी आज बात करेंगे। साथ में क्योंकि कॉलेज प्रिंसिपल की अपॉइंटमेंट होगी, इसलिए AMO और जो बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन हैं उनकी नियुक्ति को लेकर भी बात करेंगे। बैच वाइज भर्ती को लेकर जानकारी देंगे। ये सिर्फ जानकारी जो क्वेरीज कल की थी उनसे रिलेटेड है। और देखिए, डॉक्टर शिल्पा पुष्पेंद्र चंदेल ये कमेंट कर रही हैं कि AMO की पोस्टिंग कब होंगी, 6 महीने से ज्यादा हो गया रिजल्ट घोषित हुए। बात तो सही है, और इसके बाद जो अभी लास्ट में तीसरा रिजल्ट जो आया कॉलेज प्रिंसिपल का, वो अपॉइंटमेंट सरकार ने दे दी, लेकिन इससे पहले की जो 2 अपॉइंटमेंट थी वो नहीं दी हैं। तो इसके बारे में भी आज बात करेंगे। VC नियुक्ति का झगड़ा क्या है, और पटवारी पे स्केल को लेकर पिछली कैबिनेट में क्या हुआ, ये भी आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि NPA को लेकर जो कल क्या उम्मीद है उसकी बात करेंगे साथ में। और साथ में जो स्पेशलिस्ट कैडर को लेकर एक शर्त लगने वाली है डॉक्टरों की, वो बात करेंगे। 500 पुलिस जवान कहां तैनात हुए, लीज एग्रीमेंट अब हिमाचल में क्यों जरूरी हो जाएगा, खासकर फॉरेस्ट लैंड का, डेंटल डॉक्टरों के टाइम स्केल की बात कहां उठी है, और चुनाव लड़ने पर बैन की स्थिति, ऑर्डर क्यों पास करना पड़ा हिमाचल में। और जो एक लास्ट आज की दुखद घटना पिछली रात की कि जो
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी का जो निधन हुआ था कल रात को, आज उनकी अंतिम विदाई थी। उनको आज उनके पैतृक गांव में जो है विदा कर दिया गया। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका आज चंबा का भटियात विधानसभा क्षेत्र का दौरा था, जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया भी और मुख्यमंत्री भी इस प्रोग्राम को खारिज करके, रद्द करके मुकेश अग्निहोत्री के पास ऊना पहुंचे, अंतिम संस्कार में शामिल हुए। वहां जब जो अंतिम जो रस्में चल रही होती हैं उस दौरान मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। और जो उप मुख्यमंत्री और उनकी बेटी आस्था का जो हाल है वो सबने देखा है, क्योंकि ये आकस्मिक निधन जो है वो बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि ऐसा सोचा किसी ने नहीं था। कल शाम की दोपहर से ही, वैसे कल दिन से ही आप समझिए कि इनकी तबीयत कुछ नासाज चल रही थी। और उसके बाद ये, क्योंकि नीदरलैंड में आस्था थी, वो उसके बाद आई थी, क्योंकि इन्होंने सोमवार से जो चिंतपूर्णी माता का जगराता रखा हुआ था बाथू में, और उसी के लिए विदेश से वो बेटी भी आई हुई थी। लेकिन जब ये आई तो उनकी ये सिमी अग्निहोत्री जो थी वो सोई हुई थी घर में, बेटी को लगा कि आराम कर रही हैं। और जब इनको जगाया गया उसके बाद इनकी तबीयत और खराब हुई। ब्लड जो ब्लड ये टेस्ट किया गया बीपी का, ब्लड प्रेशर का, तो उसमें लो ब्लड प्रेशर आया, बहुत सीवियर। उसके बाद इनको जो मैक्स हॉस्पिटल है वहां पे ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। मुकेश अग्निहोत्री क्योंकि कैबिनेट के लिए शिमला आए थे, उसके बाद इनको पता लगा कि तबीयत खराब है, तो ये वापस चल पड़े थे। लेकिन ये भी रास्ते में ही थे कि ये सारी चीजें हो गई, और आज फिर अंतिम संस्कार हुआ है। लेकिन आज भी मुकेश अग्निहोत्री को लेकर, जो इनके परिवार को लेकर संवेदना व्यक्त करने लोगों की एक तरह से बाढ़ लगी हुई है। वहां हजारों लोग अंतिम संस्कार में शामिल थे। गवर्नर जो हैं शिव प्रताप शुक्ल, उन्होंने इस जो आकस्मिक निधन पे दुख जताया है। उनके साथ साथ जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, प्रदेश के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल समेत विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप पठानिया, सभी ने शोक व्यक्त किया है। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में थी एचपी यूनिवर्सिटी में, और 56 साल की थी। उसके बाद इनकी जो ये जो सर्विस थी, इसके सर्विस के अलावा जो सोशल एक्टिविटी इनकी बहुत रहती थी, सामाजिक कार्यों में इनकी बहुत रुचि थी। और विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल और जो उप कुलपति हैं राजेंद्र शर्मा, इन्होंने भी शोक जताया है और ये कहा है कि विश्वविद्यालय ने एक ऐसा समझदार साथी खो दिया है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। तो आज पूरी जो एक्टिविटी थी वो एक तो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था उसको लेकर थी। अब इससे आगे की बातें करते हैं जो आज की बड़ी खबरें हमारे सामने हैं। देखिए, जो अब पूरी तरह से शिमला में जो पूरा एक्टिविटी है अब वो शिफ्ट हो जाएगी विधानसभा के बजट सत्र की तरफ को, क्योंकि 14 फरवरी से सत्र शुरू होगा। 17 को मुख्यमंत्री का बजट भाषण है और उसके बाद फिर 29 फरवरी तक ये सेशन चलेगा। लेकिन इसके बीच में अभी एक ऑर्डर किया है भारत निर्वाचन आयोग ने, और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मनीष गर्ग, इन्होंने ये किया है। और इसमें जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़े हैं, देखिए सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं रणविजय सिंह, टेकचंद भी हैं, हेतराम भी हैं, ये 3 हैं। मंडी विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़े हैं ये संजय कुमार हैं साथ में इनके, और ये 4 लोग हैं। और इन 4 लोगों ने अपना जो चुनाव खर्च का ब्यौरा जो चुनाव आयोग है उसको दिया नहीं टाइम पे, और इसी कारण इन पर अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, इन दोनों के कोई भी चुनाव लड़ने पर अब पूरी तरह से इन पे बैन लगा दिया है। और ये बैन लगाया है जो भारत निर्वाचन आयोग है उन्होंने। अब डेंटल डॉक्टरों के टाइम स्केल की बात करते हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेंटल डॉक्टरों के टाइम स्केल को लेकर जो इनका चिकित्सक संघ है हिमाचल दंत चिकित्सक संघ, इनके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कमलजीत सिंह और महासचिव प्रशांत आचार्य, इन्होंने बिलासपुर में आज बैठक करके ये बात उठाई है कि इनको प्रमोशन का कोई चैनल है नहीं, जिस जगह वो ज्वाइन करते हैं वहीं से उसी पोस्ट से रिटायर होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो इनको प्रमोशन का अगर चैनल बना दिया जाए तो उसका
कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा। साथ में इन्होंने टाइम स्केल की मांग की है 4/9/14 की, जो डेंटल डॉक्टरों को नहीं मिला है और एनपीएच से भी वंचित रखा गया है। इसीलिए सरकार इन पे जल्दी करें ताकि इनको कोई अगला कदम ना उठाना पड़े। ये बात डेंटल डॉक्टरों की तरफ से कही गई है। अब बात करते हैं लीज एग्रीमेंट हिमाचल में क्यों जरूरी होगा। देखिए, लीज एग्रीमेंट को लेकर आज एक जिसको कहिए कि पिछले कल कैबिनेट में एक केस लगा हुआ था, और ये जो केस था, ये जो लीज रूल्स हैं हमारे, उसमें अमेंडमेंट का था। और इसमें जो वर्तमान सरकार है सुखविंदर सिंह सुक्खू की, जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने रिलीज रूल्स को अमेंड किया था राज्य का इकोनॉमी में जो इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, और उसको जो 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर का एक जो है उसमें था 1 रुपया प्रति वर्ग मीटर की रेट होता था जो फॉरेस्ट की लैंड जब ट्रांसफर होती थी उसमें। लेकिन उस लैंड को अब ट्रांसफर करने के लिए जो पिछली वर्तमान सरकार ने ही शुरू में ही एक डिसीजन लिया था, और उस डिसीजन के मुताबिक इस लैंड को अब कर दिया था 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। लेकिन 50 रुपए के हिसाब से जब से ये लगभग 1 साल होने वाला था, जब से ये वो चल रहा था अमेंडमेंट के बाद का पीरियड, उसमें कोई भी लीज एग्रीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद रेवेन्यू ने फीडबैक दिया और अब कैबिनेट ने पिछले कल 50 रुपए को कम करके 5 रुपए कर दिया। मतलब पहले से 1 रुपए से 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया और अब 50 से 5 रुपए कर दिया। और अब उम्मीद यह है कि कुछ एग्रीमेंट होंगे, क्योंकि जो राज्य सरकार है फॉरेस्ट लैंड जनरली देती है बिजली परियोजनाओं को, क्योंकि नदी और खड्डों के किनारे ये प्रोजेक्ट बनते हैं, आसपास जंगल होता है तो वो लैंड ट्रांसफर होती है। लैंड क्योंकि बल्क में ट्रांसफर होती है इसलिए इसका लीज वैल्यू भी 1 रुपया रखी गई थी, लेकिन अब इसको 5 रुपए कर दिया गया है। जो उद्योगों को या टूरिज्म के लिए लैंड दी जाती है वो भी लीज ही है, लेकिन वो लीज जो है डिफरेंट है, वो सर्कल रेट के हिसाब से होती है। वो 10% ऑफ द सर्कल रेट का फॉर्मूला उसके लिए अलग है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बदलाव के साथ राज्य सरकार ने एक और बदलाव ये किया है कि जो बिजली परियोजनाओं के लिए जो फॉरेस्ट ट्रांसफर के जो लैंड ट्रांसफर फॉरेस्ट होता था उसके लिए बिजली परियोजनाएं एनपीवी देती थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो भारत सरकार को जाती थी एफसीए केस के बदले, लेकिन लीज एग्रीमेंट नहीं होता था। अब जब लीज तय कर दी तो फिर लीज एग्रीमेंट भी मैंडेटरी होगा, और एनपीवी अलग बात है, लीज एग्रीमेंट अलग बात है, लीज एग्रीमेंट करना पड़ेगा। वैसे भी वर्तमान सरकार ने जो लीज की अवधि है उसको 99 को खत्म करके 40 ईयर अब मैक्सिमम कर दिया है, और इसी कारण अब ये भी जो लीज एग्रीमेंट में बदलाव हुआ है इसके साथ ये लागू हो जाएगा। अब बात करते हैं 500 पुलिस जवानों की। ये तैनाती हो रही है शिमला में बजट सत्र को लेकर, जो सत्र 14 फरवरी से शुरू हो रहा है, 29 फरवरी तक चलेगा। शिमला में विधानसभा के इस बजट सत्र को लेकर पुलिस की जो तैयारियां हैं, 500 जवान डिप्यूट किए जा रहे हैं। पूरे शिमला शहर को ट्रैफिक के नजरिए से 5 सेक्टर में डिवाइड किया जा रहा है ताकि जो बजट सेशन है वो स्मूथली चले। और जो एसपी शिमला हैं उन्होंने ये व्यवस्था इस तरह से बनाई है। वैसे विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया अब शिमला वापस आ रहे हैं, उसके बाद वो भी कुछ बैठकें लेंगे। मंडे को प्रेस गैलरी कमेटी की बैठक भी वो करने वाले हैं, और इसी तरह से आगे जो बजट सत्र से लेकर तैयारियां हैं वो शिमला में उसी तरह से चल रही हैं। स्पेशलिस्ट कैडर को लेकर एक नई शर्त ऐड हो रही है। देखिए, डॉक्टरों का जो कैडर है उसको स्पेशलिस्ट कैडर में बदलने को लेकर लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही है, और डीएचएस कैडर में प्रेजेंटली जो डॉक्टर हैं उसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग से कैडर बनाने की कोशिश पिछली सरकार से शुरू हुई थी। और उसका एक 2 फायदे उसके ये देखे गए थे कि एक तो स्पेशलिस्ट कैडर का पहली बार एक वो बन जाएगा, और दूसरा फायदा इसमें ये देखा गया था कि जो ये स्पेशलिस्ट कैडर अलग होगा तो जो टोटल डॉक्टरों की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम लगभग जो सैचुरेशन पॉइंट पे आने वाले हैं। लेकिन कार्मिक विभाग और फाइनेंस से इसमें स्पेसिफिक क्वेरी लगी कि हेल्थ डिपार्टमेंट पहले ये बताए कि कैडर का जो बाइफरकेशन है इसमें कहीं पोस्ट तो नहीं बढ़ रही है, यानी कि नई क्रिएशन तो नहीं हो रही है। और उसके बाद हेल्थ को क्वेरी को मिटाने के लिए ये लिख के देना पड़ा कि जो कैडर स्ट्रेंथ है वही रहेगी और जो टोटल डॉक्टरों की संख्या है वही बाइफरकेट होगी। अभी अगर आप देखिए कि अगर मेडिकल ऑफिसर कैडर जो है डीएचएस का, जिसको आप जनरल ड्यूटी ऑफिसर भी कह सकते हैं, वो 2991 है, और इसमें से अभी 212 के आसपास पद जो है वो खाली चल रहे हैं। अब इसी की बाइफरकेशन होगी, और बाइफरकेशन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत अभी राज्य सरकार को है। वर्तमान सरकार
सरकार ने 68 विधानसभा क्षेत्रों में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की पहल की है, घोषणा की है, क्योंकि लाहौल स्पीति में केलोंग और काजा में अलग अलग एक जो हॉस्पिटल है वो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान की कैटेगरी में आएगा। तो इसी में क्योंकि स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभी नहीं है, 35 अस्पतालों में 6 से ऊपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, 9 में 5 ही हैं और 6 में 4 ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जो आदर्श स्वास्थ्य संस्थान है इसमें 6 मिनिमम स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए और इस शर्त को सिर्फ 35 हॉस्पिटल भी पूरा कर पा रहे हैं 50 में से, और इनमें से 19 अस्पताल अभी बने ही नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। तो ये जो कैडर बाइफर्केशन है उसको लेकर ये चीजें इसमें होने वाली हैं। एनपीए के झगड़े की बात करें तो ये एमबीबीएस डॉक्टरों का ही मामला है। इन्होंने जो काले बिल्ले लगाकर जो सेवाएं देने का फैसला किया था, उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री ने इनको वार्ता के लिए बुलाया था। कल 11 फरवरी को ओक ओवर में ये बैठक रखी गई थी। अब पिछले कल का जो हादसा एक हुआ है उसके बाद ये बैठक होगी कि नहीं, वो अभी तक हमारे पास कोई कंफर्म सूचना नहीं है। वैसे जो मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है उनके पास ये जानकारी होगी, और ये बैठक एनपीए जो बंद कर दिया है नई भर्ती के लिए उसके खिलाफ है, और जो मेडिकल कॉलेजेस में प्रिंसिपल या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं वहां पे डॉक्टरों की जो फाइनेंशियल पावर कम हो गई है उसको लेकर भी इसमें बात की जाएगी। तो ये बैठक जो एनपीए को लेकर है, सॉल्व होता है कि नहीं बजट से पहले वो इस बैठक के बाद पता चलेगा। वीसी नियुक्ति के झगड़े की बात कर लेते हैं, और ये सिर्फ शिमला विश्वविद्यालय की बात है। देखिए, मंडी विश्वविद्यालय में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में हाल ही में प्रोफेसर अवस्थी को गवर्नर हाउस ने वीसी नियुक्त कर दिया, और नोटिफिकेशन डायरेक्ट गवर्नर हाउस ने कर दी, जबकि जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे मुख्य सचिव, उन्होंने 5 लोगों का पैनल जो है वो सेलेक्ट करके गवर्नर हाउस को दिया था। सरकार की अपेक्षा ये थी कि गवर्नर इसमें डिस्कस करेंगे सरकार के साथ और उसके बाद ये ऑर्डर होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब राज्य सरकार ने, क्योंकि कल कैबिनेट में अभिभाषण की डिस्कशन हो रही थी और इस डिस्कशन में ये बात भी आ गई कि गवर्नर हाउस के साथ जो चीजें हैं वो अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं। वैसे गवर्नर के अभिभाषण से पहले इस तरह का जो संतुलन में खलल पड़ना एक अच्छी बात नहीं है, और आने वाले दिनों में अब राज्य सरकार इसमें क्या सोचेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में नियुक्ति को लेकर तो ये अमेंडमेंट कर दी गई थी एक्ट में कि सरकार जिसको कहेगी या सरकार की कंसल्टेशन से ही अपॉइंटमेंट होगी, लेकिन एसपीयू में ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार को लग रहा है कि एचपीयू में कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इसके कारण जो सिलेक्शन कमेटी की बैठक है वो हुई ही नहीं है। एक पद को लेकर 100 आवेदन अभी तक हमारे सामने हैं, और इसमें जो लोग हैं वो चीफ सेक्रेटरी इसमें अध्यक्ष हैं, योगेश सिंह हैं वीसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के, और प्रोफेसर सुरेश कुमार दुबे ये फॉर्मर वीसी हैं गोरखपुर से, ये इसमें मेंबर लगाए गए थे। और जो अभी तक इस कमेटी की बैठक हुई नहीं है, इसलिए इसका इंतजार हमें अभी करना पड़ेगा, और हो सकता है अभी के बाद अब राज्य सरकार भी थोड़ा इंतजार करे जब तक गवर्नर हाउस के साथ बाकी सारी चीजें पटरी पर नहीं आ जाती। पटवारी के स्केल की बात कर लें, कल ये मामला कैबिनेट के साथ मैंने आपको बताना था लेकिन ये छूट गया था। कल कैबिनेट में इसकी डिस्कशन हुई थी, लेकिन डिस्कशन के बाद भी पे स्केल को लेकर अभी फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। हो सकता है आगे कैबिनेट में ये मामला जाए। मसला सिर्फ इतना है कि जो ये नए पोस्ट 700 के आसपास अप्रूव की हैं, जिनकी सिलेक्शन अभी होगी, उसके बाद ट्रेनिंग होगी इनकी। ट्रेनिंग में इनको 3000 रुपए मिलते हैं सिर्फ, कॉन्ट्रैक्ट में इनको 12120 रुपए मिलते हैं, और रेगुलर होने पर कॉन्ट्रैक्ट में इनको सिर्फ 26,000 रुपए मिलते हैं, जो इनिशियल सैलरी होती है वो। लेकिन पिछली कैबिनेट में जब ये स्टेट कैडर से वापस डिस्ट्रिक्ट कैडर किया गया था, तो ये भी कैबिनेट ने कर दिया था कि रिकॉर्ड कर दिया था उस फैसले में कि इनका जो पे स्केल है वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू के लिए रेवेन्यू ने कहा कि ये रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी मिनिमम ऑफ क्लास 3 है, और इससे भी कम करेंगे तो ये क्लास 4 हो जाएगा। तो ये दोबारा डिस्कशन के लिए गया था, लेकिन डिस्कशन नहीं हो पाई, और दोबारा अब इसमें जो है वो ये डिस्कशन अभी होनी है कैबिनेट में। लेकिन उससे पहले क्या जो एडमिशन के लिए या सिलेक्शन के लिए प्रोसेस शुरू होगा, क्या उसमें फाइनेंशियल टर्म्स भी ऐड हो जाएंगी या बाद में होंगी, ये अभी देखना इसमें बाकी है। बैच वाइज भर्ती की क्वेरी कल बहुत थी, इसीलिए आज इसको हमने आपके साथ लिया है। अभी तक देखिए सिचुएशन ये है कि एजुकेशन में टीजीटी की लिस्ट बन गई है, 700-800 के आसपास लोग हैं। जेबीटी और शास्त्री की भी लिस्ट लगभग तैयार है, लेकिन इसमें हाई कोर्ट से अभी परमिशन लेनी है, और हाई कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं। शिक्षा मंत्री ने एडवोकेट जनरल को कहा है कि वो एप्लीकेशन बना के रखें, ताकि जैसे ही कोर्ट शुरू हो उसमें एप्लीकेशन मूव कर दी जाए और इसमें परमिशन ले ली जाए।
लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि वो नियुक्तियों की फाइल को भेजें कि नहीं भेजें, और जब तक वो वहां से नहीं कहेंगे तब तक बैच वाइज नियुक्तियों की फाइल नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें रिजल्ट घोषित नहीं होता, डायरेक्ट नियुक्ति होती है। और इसीलिए इसमें जो सीधा अपॉइंटमेंट की परमिशन मिलेगी उसके बाद सीधा पोस्टिंग होनी है, तो वो पोस्टिंग की परमिशन अभी नहीं मिल रही है। पोस्टिंग की परमिशन की मैं बात करूं तो कल सिर्फ कॉलेज प्रिंसिपल का एक ऑर्डर निकला जो इसी महीने रिजल्ट आया था। जो इससे पहले 9 सितंबर का सबसे पहले का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का रिजल्ट है, 140 के आसपास को नियुक्ति दिया जाना ही है। लोक सेवा आयोग से कमीशन पास करके आए हैं लेकिन अभी उनको नियुक्ति नहीं मिली है। बिजली बोर्ड के इलेक्ट्रीशियन जो है, एक बार फाइल आके वो क्वेरी लगी थी, क्वेरी दूर हो गई, उसके बाद फाइल दोबारा आ गई, लेकिन अभी तक उनको भी नियुक्ति नहीं मिली है। और तीसरी जो रिजल्ट आया था वो कॉलेज प्रिंसिपल का था, उनको नियुक्ति दे दी गई है। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि जो जिनका रिजल्ट पहले आया उनको नियुक्ति दी गई, जिनका लास्ट में रिजल्ट आया उनको भी मिल गई। और अब इसीलिए क्योंकि कॉलेज प्रिंसिपल की नियुक्ति हो गई है, इसीलिए ये उम्मीद है कि सरकार अब आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर और इलेक्ट्रीशियन की नियुक्ति भी कर देगी जल्दी, क्योंकि ये मामले जो रुके हुए थे वो निकलना शुरू हुए हैं, वो बाकी दो भी निकल जाएंगे। अगली बात करें इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की। ये भी मामला हमने इसलिए लिया क्योंकि बहुत सारी क्वेरी इसके रिगार्डिंग थी, और उस क्वेरी को लेकर जब आज भी हमने एजुकेशन के जो अधिकारी हैं उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि सरकार की डायरेक्शन ये है कि जहां डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्ट हैं वो मैक्सिमम को ये रिव्यू किया जा रहा है कि उनको स्टेट कैडर करना है कि नहीं। अभी तक बहुत कर भी दी गई हैं, लेकिन इसी अभियान को कंप्लीट करने के लिए जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की पॉलिसी थी उसको हेल्ड इन अबेयंस किया गया था, उसको फिलहाल रोक दिया गया था। और अभी भी इस रोक को हटाने का कोई डिसीजन नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से कोई इस बारे में कोशिश है। अभी नया सेशन स्कूलों में शुरू होने वाला है, छुट्टियां खत्म होने के बाद, विंटर के बाद, उसके बाद एडमिशन शुरू हो जाएगी, कई जगह एग्जाम के बाद एडमिशन होगी, और उसके बाद हमें उम्मीद है कि कुछ इस बारे में डिस्कशन होगी या बात आगे चलेगी, ताकि इसमें यह पता लग सके कि किस तरह से आगे सरकार इसमें डिसीजन लेने वाली है, खासकर इंटर डिस्ट्रिक्ट पॉलिसी में। वैसे इसमें जो नुकसान है वो डिस्ट्रिक्ट कैडर के उन कैटेगरीज को हो रहा है, जैसे जेबीटी है, सीएनबी है, जिनको पिछली जयराम सरकार के टाइम बड़ा हुआ कोटा मिल गया था, और उस वक्त जो डायरेक्शन थी वो भी ऐसी थी कि जो चीजें थी वो जो हैं इसी तरह के आगे चल रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाए। लेकिन अब ये सिचुएशन जो है वो नहीं है, और इस सिचुएशन के बाद अब जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अभी भी ये देखा जाना है कि किस तरह से जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी है वो रिव्यू होती है या नहीं। उसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार की तरफ से जो कैप्टन अबेयंस किया गया था उसको अभी भी रिवाइव करने को लेकर कोई डायरेक्शन नहीं आई है। अब धरने से जो युवा हटाए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले कल जो सचिवालय के बाहर छोटा शिमला में रात को जो युवा हैं JOIT 817 और बाकी पोस्ट कोड के, जिसमें 962 भी हैं, 980 भी हैं, इस तरह के वो सभी पोस्ट कोड हैं लगभग, जिनमें जो है जो ये चीजें चल रही हैं, जिनमें रिजल्ट नहीं आ रहा है, खासकर FIR के बाद। कैबिनेट ने उसमें मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी 5 मंत्रियों की बनाई थी, 4 मेंबर उसमें जोड़े गए हैं और उनको 15 दिन का वक्त दिया गया था। अब मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ ये हादसा हो गया और अब चीजें आगे किस तरह से बढ़ेंगी वो भी देखनी है। लेकिन जो धरने पे बैठे थे युवा, वो रात को कड़कड़ाती ठंड में जिस तरह से कंबल और जैसे तैसे इंतजाम करके उन रातें वहां रात काटी है, उसके बाद सुबह जो है उनको पुलिस ने वहां से हटा दिया और ये कहा कि आपकी यहां से परमिशन नहीं है। बात भी सही है क्योंकि वो प्रोहिबिटेड एरिया है वैसे भी। और वहां से हटाने के बाद अब ये चौड़ा मैदान शिफ्ट हुए हैं, क्रमिक अनशन करने का इन्होंने फैसला किया है। कितने दिन ये अनशन चलता है वो बात अलग है, लेकिन आज इनसे मिलने कोई नहीं आया। कल इनसे मिलने कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह आए थे और जब उनको कहा उन्होंने कि 4 साल हो गए तो उनको गुस्सा भी आ गया कि 3 साल जयराम के हैं, 1 साल हमारा है सिर्फ, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन आज इनको छोटा शिमला से हटा दिया गया है। अब चौड़ा मैदान में अगर इन्होंने प्रदर्शन शुरू किया होगा तो उसकी अपडेट और उसकी जो ताजा फोटो के साथ अपडेट आपको अलग से देंगे। जहां तक बात है दाखिले के उम्र बदलने की, तो ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि पिछली कैबिनेट में, जो कल कैबिनेट हुई थी, इससे भी पिछली कैबिनेट में यह डिसीजन हुआ था कि दाखिले की उम्र को अब 6 साल किया जाए, पहली कक्षा में दाखिले की उम्र 6 साल रखी जाए, ऐसा डिसीजन हुआ था। फिर कुछ डिमांड ये आई कि
इस बार, क्योंकि आदत नहीं है लोगों को भी, और दूसरा स्कूलों में एडमिशन का भी फर्क पड़ेगा। सरकारी में ऐसा लगा कि कहीं प्राइवेट और सरकारी में एनरोलमेंट में डिफरेंस नहीं आ जाए, तो फिर इसमें छूट को लेकर मामला कैबिनेट में गया। जब मामला कैबिनेट में गया तो वहां डिसीजन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया। उसमें यह कर दिया कि अगर 5.5 साल का है तो वो केजी में जाएगा, उसके बाद है तो वो ऐसे करेंगे, और फिर जब 6 साल का हो जाएगा तो उसको पहली में ले लिया जाएगा। लेकिन वो बड़ा एक तरह से उलझा हुआ डिसीजन था। अब उसको चेंज कर दिया है, और पिछले कल कैबिनेट के बाद जब प्रिंसिपल की जो ये लिस्ट है, जो अपॉइंटमेंट लिस्ट है, ये फाइनल होने के बाद जो डिस्कशन हुई मुख्यमंत्री से, तो उसमें ये सहमति बन गई है कि सिर्फ इस साल के लिए 5.5 साल में भी एडमिशन हो जाएगी सरकारी स्कूलों में, और अब प्राइवेट में भी हो पाएगी, क्योंकि जब सरकारी के लिए हो जाएगा तो प्राइवेट में भी हो जाएगा। मतलब पिछली 30 सितंबर को भी अगर बच्चा पैदा हुआ है तो 1 अप्रैल की एडमिशन में उसको जो एडमिशन मिल जाएगी 5.5 साल की उम्र में ही। लेकिन ये सिर्फ वन टाइम छूट है, सिर्फ इस साल के लिए। अगले साल के लिए इसमें छूट क्या होती है वो अगले साल ही पता चलेगा, या होती भी है कि नहीं वो अगले साल की बात है। अब बात कर लेते हैं नए पे कमीशन पर। देखिए, पिछले पे कमीशन की अगर मैं बात करें हम, तो हिमाचल हो चाहे बाकी जगह हो, एरियर को लेकर और बाकी सारी चीजों को लेकर जो स्थिति है वो आप सबके सामने है। और आज अब हालत यह है कि एरियर जो मिला है एक किश्त, वो कहीं पहली और आखिरी ना हो जाए, ये तो है एक्चुअल पोजीशन। अब मिलेगा नहीं मिलेगा, चुनाव के जो उसमें या वोट के प्रेशर में अगर कोई और इंतजाम सरकार कर दे तो हो सकता है एक किश्त और आ जाए, लेकिन एरियर को लेकर कोई ज्यादा पॉजिटिव सिचुएशन अभी नहीं है। लेकिन जो कर्मचारियों की नजर है वो ना सिर्फ एरियर की है बल्कि अगले पे कमीशन की भी है, क्योंकि 6ठा मिल गया यहां पे तो 7वां मिलेगा, भारत सरकार में 7वां मिल गया तो 8वां मिलेगा। लेकिन अभी भी जिस भारत सरकार ने जो फाइनेंस कमीशन नया बनाने का फैसला ले लिया, उसने पे कमीशन नया नहीं बनाया है। और राज्यसभा में जो ये सवाल लगा था, ये सवाल पूछा था रामनाथ ठाकुर जो सांसद है उन्होंने, और रिप्लाई दिया वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने। वैसे ये लिखित रिप्लाई है। इसमें इन्होंने पूछा था कि अगला जो 8th पे कमीशन है उसको 7th पे कमीशन की सिफारिशों के अनुसार क्यों सरकार नहीं बना रही है। रिप्लाई आया कि द इशू हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द यूनियन कैबिनेट व्हाइल अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंसेस बेस्ड ऑन 7th सेंट्रल पे कमीशन। नो सच प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, ये तो रिप्लाई है टेक्निकल। इसको लेकर आप ये मानिए कि ये जो रिप्लाई है विधानसभा का या राज्यसभा का या लोकसभा का, वो बहुत टेक्निकल होता है वो ये रिप्लाई उस स्थिति के अनुसार दिया जाता है जो स्थिति वर्तमान में चल रही होती है। मतलब जो रिकॉर्ड अभी क्रिएट ही नहीं हुआ नए पे कमीशन का, उसको लेकर अभी जवाब वैसे भी नहीं दिया जा सकता, इसलिए ये उस आधार पर है। लेकिन पिछले पे कमीशन में जिसको हिमाचल ने भी लागू किया, और जिसका एरियर ना हिमाचल ने दिया ना भी पंजाब ने दिया पूरा, उस पे कमीशन को लेकर जो वहां पंजाब ने डिसीजन कर रखा है, उस वक्त ही कह दिया था उन्होंने कि हम अब अगला पे कमीशन नहीं बनाएंगे। तो वो हिमाचल सरकार को भी पता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पता है। इसीलिए जब भारत सरकार पहले ऑफिशियली डिसीजन ले पे कमीशन का, उसके बाद हम पंजाब के पे कमीशन का इंतजार करेंगे, पंजाब के फैसले का इंतजार करेंगे, और फिर ये पता चलेगा कि यहां पर भी पे कमीशन बनता है कि नहीं। यहां पर सिचुएशन कुछ और भी हो गई है। वैसे हिमाचल की बात करें तो जो एरियर है, एरियर से पहले कर्मचारियों को डीए चाहिए, और डीए से के साथ साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की सीनियोरिटी है या डे 1 से जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट से केस जीत के आ रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसी है उसको डिफेंड नहीं कर पा रही, और दूसरी तरफ जो है ये कोर्ट से जो ऑर्डर आ रहे हैं, इनका जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है वो हम नहीं झेल पा रहे। तो इन सारी चीजों के बीच में आयुर्वेद के शीला देवी वाला जो केस है उसको लेकर राज्य सरकार ने एक फैसला लिया है, लेकिन उसकी जानकारी हम आपको कल देंगे, क्योंकि अभी जो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक एक हुई थी इन सारे मामलों को लेकर, उसमें से कुछ बात निकली है और कुछ एक रास्ता निकला है। वो रास्ता क्या है उसको लेकर एक ऑफिशियली वर्जन का इंतजार है, उसके बाद ये जानकारी हम आपके साथ कल साझा करेंगे। तो ये आज के कुछ प्रमुख मामले थे। आज जो दिन को मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के घर गए थे उनकी धर्मपत्नी के निधन के बाद, और अभी जो
थोड़ी देर पहले खबर आ रही है, उसके मुताबिक जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयराम ठाकुर, वो भी उनके घर पहुंचे हैं सांत्वना देने, और उन्होंने भी उनसे बात की है, और अभी ये क्रम आगे अब लगा रहेगा। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्वेरी है तो इसी कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि हम कोशिश कर सकें उसको, विषय को समझने की और उसका रिप्लाई सरकारी विभाग या सरकार से आप तक पहुंचाने की। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।